नीट 2024 का रिजल्ट रिसेंटली आ चुका है और आज की वीडियो भी ऑब्वियसली उसी बारे में होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ डिस्कशन करेंगे जैद बिन यूसुफ, जिन्होंने इस साल के नीट 2024 एग्जामिनेशन में आउट परफॉर्म किया है। जैद ने इस साल के एग्जाम में स्कोर किया है और इस स्कोर के साथ ये इस साल के स्टेट के टॉपर्स में से एक टॉप स्कोरर है। आज के इस डिस्कशन में हम जैद से बात करेंगे रिगार्डिंग स्टडी शेड्यूल्स, स्टडी प्लान, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, फ्यूचर प्लान्स और कॉलेज प्रेफरेंस के बारे में भी, ताकि आगे की फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको किसी ना किसी तरीके की हेल्प मिले। सबसे पहले तो हाय जैद, कैसे हैं आप? Assalamu alaikum warahmatullah. Yes, I am fine. And how are you? वालेकुम अस्सलाम, मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप ही के इंट्रो, एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्कूलिंग, ये सारी चीज़ें जितना भी आप अपने इंट्रो में बताना चाहें उससे स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम जैद बिन यूसुफ है। मेरी जो स्कूलिंग है वो यहाँ ही अपने गांव में ही हुई है। अप टू 9th क्लास तक अपने गांव में ही हुई है। उसके बाद मैंने 10th में माइग्रेशन की थी एक गवर्नमेंट स्कूल में, और एडमिशन किया था यहाँ कोचिंग कोचिंग बीसीसी शोपियान में ही। फिर 10th के बाद मैंने 11th में भी बीसीसी में ही गया, वहाँ वहाँ ही कोचिंग 11th की कोचिंग की। 12th में मैं मिशन गया था, राजबाग मिशन राजबाग गया था। लेकिन बोथ 11th और 12th जो है वो मेरे पूरा वेस्ट हुआ था, क्योंकि उस दौरान कोविड कोविड हुआ था। उसके बाद मैंने पहला अटेम्प्ट जो थे नीट का, जो पहला अटेम्प्ट वो 23 में दिया, लेकिन 22 पूरा ईयर मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था। फिर 23 में सिलेक्शन नहीं हुई, उसके बाद फिर ड्रॉप लेना पड़ा, और 23 में 24 के लिए पड़ा, और इस बार अब 24 में सिलेक्शन हो गई। तो ज़ैद, इस बार आपने जब एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो अब जब आपको अपना स्कोर पता चला, सबसे पहले आपकी फीलिंग क्या थी और आपके पेरेंट्स और आसपास के जो लोग थे उनकी क्या फीलिंग थी? पहले तो आप ना बताऊँ, मतलब आई हैव नो वर्ड्स, वर्ड से नहीं है, उतनी अच्छी फीलिंग है, मैं क्या ही बताऊँ क्या मतलब। और पेरेंट्स की जो फीलिंग है वो भी मतलब बहुत ही बढ़िया, उनकी भी फीलिंग है, मतलब ब्रदर सिस्टर वगैरह सबकी फीलिंग बहुत अच्छी है। और जो जो भी नेबर्स वगैरह हैं उनकी भी बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब वो भी प्राउड फील कर रहे हैं कि नहीं, हमारा मतलब हमारा मतलब अपना ही कोई मतलब सिलेक्ट हुआ है। ठीक है ज़ैद, अब जब आपने एग्जाम से पहले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की होगी, तो एग्जाम से बिल्कुल पहले क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप इतना स्कोर करेंगे, या फिर इससे ज़्यादा या कम एक्सपेक्ट किया था? मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने मतलब मेरा जो भैया है उसने बोला कि आप टारगेट हाई रखो। मैंने जब स्टार्ट की थी, मैंने अपना टारगेट रखा था 700। मैंने अपना टारगेट जो रखा था वो 700 रखा था मैंने। फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या है कि हमारा सर बोलता था कि ये जो ग्रेड है ये थोड़ा नीचे खींचते हैं। फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन दिसंबर तक मेरा मतलब थोड़ा टारगेट थोड़ा कम हुआ था, क्योंकि वो मार्क टेस्ट में स्कोर ऊपर और नीचे जाता है। फिर लास्ट के जो 20 डेज थे, मेरा टारगेट ये था कि 650 प्लस ही लाऊं, मैं स्कोर 650 प्लस था। एंड जब नीट दिया तो 681, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आपने ऐसा स्कोर किया है, अब ऑब्वियसली आपकी कोई कॉलेज प्रेफरेंस होगी, तो आप अपनी 3 टॉप कॉलेज प्रेफरेंसेस बताइए जहाँ आप जाना चाहेंगे। कॉलेज प्रेफरेंसेस में मुझे लग रहा है कि अगर मिलेगा एम्स ऋषिकेश, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। उसके बाद तो मेरी जेएमसी श्रीनगर ही रहेगी। बस यही 2 हैं मुझे लग रहे हैं कि बस। अब आप इनमें से कोई कॉलेज जब ज्वाइन करेंगे, तो आपने क्या डिसाइड किया है कि लेट्स से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना पसंद करेंगे? क्या आपने अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड किया है? मतलब अभी कोई फिक्स नहीं है कि किसी मतलब कौन-सी स्पेशलाइज़ क्या करना है आगे, लेकिन ये अभी फिक्स नहीं रखा है। वो तो ड्यूरिंग जब एमबीबीएस करेंगे, वो देखेंगे क्या किसमें मतलब इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसी में करेंगे। ठीक है, स्पेशलाइज़ेशन आपने पहले से डिसाइड नहीं की है, बट क्या आपने बचपन से ये चीज़ डिसाइड कर दी थी कि आपको डॉक्टर ही बनना है, या फिर आगे जाके कभी आपका ये प्लान आया या फिर ये चीज़ आपने डिसाइड की? मतलब अप टू 9th क्लास मतलब मैं मतलब दिमाग में कुछ नहीं था, मतलब डॉक्टर बनने का सपना कुछ भी नहीं था अप टू 9th क्लास। मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बस ऐसे ही स्कूल जाता था, मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए पूरा कर कर रहा था। फिर 11th से मतलब अपना शौक डेवलप हो गया कि नहीं, अब मैं डॉक्टर ही मुझे बनना है। 11th से मुझे मतलब पूरा मतलब नहीं, मुझे बनना ही डॉक्टर है और कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे आपने बताया कि आपके जो फ़ादर हैं, उनने आपको सपोर्ट किया और वो चाहते भी थे कि आप डॉक्टर बनें। ऐसे ही कई सारे आपके लोग होंगे अपनी फ़ैमिली में और फ़ैमिली से बाहर भी, जिनने आपको मेंटर किया होगा और आपको हेल्प की होगी इस प्रिपरेशन में। तो ऐसे लोग थे आपकी प्रिपरेशन में?
हाँ, मतलब मेरी जो सिस्टर हैं, वो उसको भी बहुत मतलब फैमिली को तो सब बहुत शौक था कि नहीं हमारा अगर मतलब छोटा भाई है ये डॉक्टर बन उनको शौक बहुत था। लेकिन सिस्टर एक है मेरी वो पीएचडी कर रहे हैं उर्दू में उसको मतलब उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की कि नहीं आपको करना है। मतलब वो हर हमेशा मोटिवेट रखती थी मुझे, हर हमेशा जब भी मैं डिमोटिवेट होता था वो मुझे मोटिवेट कर रही थी कि नहीं आप ज़रूर करोगे, आप ज़रूर करोगे। उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। और मतलब 1-2 पर्सन थे जिन्होंने मतलब 2017 में ही नीट निकाला था, वो भी मतलब उन्होंने भी थोड़ा-थोड़ा गाइड किया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, मतलब उन्होंने थोड़ी-थोड़ी इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी थी। तो जैसे कि आपने बताया आपने 9th-10th में पहले एक जगह से स्कूलिंग की, फिर कोचिंग 11th-12th में और फिर रिपीटर्स ईयर्स। आपको क्या लगता है कि इसमें आपने अपनी डेडिकेटेड नीट की जो प्रिपरेशन होती है, वो कब से शुरू की? जो डेडिकेटेड नीट की प्रिपरेशन है वो तो 2022 और 2023 में हुई। मतलब एक तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया था, उसके फिर नहीं हुई सिलेक्शन, फिर जब सेकंड ड्रॉप लिया उसी में सिलेक्शन हुई। बस यही 2 मतलब फुल डेडिकेटेड से मैंने प्रिपरेशन की थी। जनरल ओवरव्यू हो गया, अब नीट के एक्चुअल स्टडी शेड्यूल और प्रिपरेशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अपनी नीट की प्रिपरेशन कैरी आउट कैसे करते थे? क्या आपके शेड्यूल रहता था, टारगेट्स रहते थे? क्या तरीका था आपका प्रिपरेशन करने का? जो मेरे ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन थी वो मतलब बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट से बिल्कुल चेंज हुई थी मुझे। मतलब मैंने क्या किया था कि मैंने पहले इसको मंथली डिवाइड किया था कि मुझे किस मंथ में क्या-क्या करना है मुझे। फिर उस मंथ को मैंने फिर वीकली में डिवाइड किया था कि वीकली मुझे कितने चैप्टर कंप्लीट करना है, कितना होना चाहिए मुझे वीकली। फिर मैं डेली टारगेट मतलब जब सोता था सोने से पहले मैं टारगेट बनाता था कि अगले दिन मुझे क्या करना है। फिर वो टारगेट कंप्लीट कभी होता भी था, कभी नहीं भी होता था। मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए कि 90% तो वो होता ही था कंप्लीट। मतलब जो मैंने इस बार सीखा वो यही सीखा मैंने कि नहीं टारगेट सेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आपने टारगेट्स की बात कर ली है, तो कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो टारगेट्स नहीं बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मंथली, वीकली और फिर डेली टारगेट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है? मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या ही मतलब इसको मैं रेट 10 दूँगा मतलब उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस टारगेट सेटिंग की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपने अपनी प्रिपरेशन में कई सारे सोर्सेज़ यूज़ किए होंगे, तो ऐसे कौन-से ऑफ़लाइन सोर्सेज़ या इंस्टीट्यूट से जो आपने यूज़ किए, फिर ऑनलाइन और फिर क्या स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह वो सारी चीज़ें? मैंने जो ऑफ़लाइन तो मैं पूरा गया नहीं मतलब 1-2 मंथ गया टोटल मतलब अभी तक ऑफ़लाइन टोटल 1-2 मंथ गया। मैंने जो पूरी प्रिपरेशन जो की है वो मैंने पीडब्ल्यू से की है ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन मतलब बिल्कुल प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट था मैं। ऑफ़लाइन बाकी तो ऑफ़लाइन मैंने कुछ कोई नहीं की थी। मतलब तो मिशन ही गया था 1-2 मंथ फिर वहाँ भी नहीं पढ़ा मतलब फिर लॉकडाउन हुआ फिर ऑनलाइन ही यूट्यूब से पढ़ा। फिर जब मैंने ड्रॉप लिया उसमें पीडब्ल्यू से यकीन बैच में पढ़ा फुल। ठीक है, तो आप पीडब्ल्यू के यकीन बैच से एक्सटेंसिवली पढ़ रहे थे। तो आप कह रहे हैं कि आप वहाँ के लेक्चर्स भी फ़ॉलो कर रहे थे, वहीं के नोट्स बना रहे थे और टेस्ट मॉक टेस्ट वगैरह भी आपने सब ऑनलाइन वहीं से दिए हैं। नहीं टेस्ट यकीन से नहीं दिए, टेस्ट मैंने जो नीट प्रेप है ना neetprep.com जो वो सिर्फ़ टेस्टिंग के लिए है, वो टेस्ट मैंने उसी से दिए हैं। अब आपने अपनी सब्जेक्ट वाइज़ अप्रोच में कैसे सबसे पहले फिज़िक्स सब्जेक्ट को टैकल किया और फिज़िक्स सब्जेक्ट में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? जो फिज़िक्स है वो तो मैं एमआर सर से पढ़ रहा था, मैं पहले लेक्चर के नो उस पहले तो लेक्चर उसके बाद लेक्चर के नोट्स। लेक्चर के नोट्स के बाद मेरा एक बैच था वो टारगेट बैच वो नीट प्रेप का टारगेट बैच, उसमें भी मैं क्वेश्चन कर रहा था रिकमेंडेड क्वेश्चन वो मतलब पर चैप्टर 200 थे। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज़ फिर जो वो उसमें एचसी वर्मा के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे वो मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहा था और कुछ असर्शन रीज़न क्वेश्चन कर रहा था मैं सॉल्व। तो फिज़िक्स में आपने जैसे बुक का नाम लिया, तो फिज़िक्स में क्या-क्या स्टडी मटेरियल आप यूज़ कर रहे थे? मतलब स्टडी मटेरियल में यही यूज़ कर रहा था, 1-2 टीचर के नोट्स, उसके बाद जो टारगेट बैच है, वो नीट प्रेप का ही है, वो मतलब एक क्वेश्चन बैंक ही है। उसमें जो भी क्वेश्चन है, वो मैंने सॉल्व किए हैं और उसी के डीपीपी, मैंने मतलब सर के डीपीपी नहीं किए, मतलब ये जो यकीन बैच में डीपीपी थे, वो मैंने नहीं किए। ठीक है और जो फिज़िक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होती है, वो आपने रेफ़र की थी? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैंने रेफर की थी, बट एट द एंड जब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मैंने वो समरी और जो पॉइंट्स टू पॉइंट रहे, उन थोड़ा-थोड़ा उनसे भी कुछ पॉइंट उठाए थे। फिज़िक्स सब्जेक्ट के लिए हम समझ गए, अब ऐसे ही केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री है, उसमें क्या सब? केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में मैंने वही लेक्चर नोट्स टीचर के लेक्चर नोट्स उसके बाद उसकी तो ये जो एनसीईआरटी है वो मस्ट है इनऑर्गेनिक के लिए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने की थी। वही ऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनिक को मैंने टीचर के नोट्स पहले और उसके बाद एनसीईआरटी उसके मैंने इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज वगैरह जो भी क्वेश्चन है वो मैंने 2-3 बार सॉल्व किए थे एंड उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर।
फिर वो आता है फिजिकल केमिस्ट्री का सेम ही अप्रोच था जैसे फिजिक्स का था, मतलब वही लेक्चर नोट्स और टारगेट पेज था। ठीक है, और ऐसे ही बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपका क्या अप्रोच था? बायोलॉजी में पूरी मतलब मैंने बायोलॉजी वन शूट से की, वन शूट में जो भी लेसन है वो मैंने वन शूट में देखे हैं, और सिर्फ एनसीईआरटी में पढ़ रहा था, बाकी कुछ नहीं, और क्वेश्चन जो टारगेट बेस से कर रहा था। डॉक्टर एन के शर्मा जो है ना नीट प्रेप का, उसी से मैंने वो क्वेश्चन किए हैं। उसने वो कुछ टेस्ट बनाए थे बायो प्रोडिजी, फिर वो हमने खरीदी थी, 1000 में आई थी वो, तो उसी से की क्वेश्चन। तो पूरी प्रिपरेशन में लेट्स से आपका जो ड्रॉप ईयर था 23 है, 2023, ठीक है, तो पूरी प्रिपरेशन में लेट्स से आपका जो ड्रॉप ईयर था 2023, उसमें आपने बायोलॉजी एनसीईआरटी के लगभग कितने रिविजन्स किए होंगे? मतलब मुझे याद नहीं है, बट 20 प्लस प्लस किए होंगी। तो अब नीट 2024 में कुछ ही टाइम पहले सिलेबस रिडक्शन और थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया था, तो उसके रिलेटेड आपकी क्या अप्रोच थी, कैसे आपने मॉडिफाई किया था, और क्या आपने नई एनसीईआरटीज यूज की थी, पुरानी यूज की थी, या क्या मेथड आप फॉलो करते थे सिलेबस चेंज के रिलेटेड? जो आप कहते हो कि चेंजेस मतलब क्या करने हैं, मुझे नहीं लगता है कि मतलब जैसे ही भी पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ना है, ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। बस यही है कि जो डिलीट चैप्टर हुए वो नहीं पढ़ने हैं। मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे, मतलब फ्रेंड भी मेरे थे, वो कह रहे थे कि एनटीए पे भरोसा नहीं है, कि वो पढ़ रहे थे, जो डिलीट हुए थे वो भी पढ़ रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो पढ़ने चाहिए। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब कोई ज्यादा चेंजेस हुई प्रेपरेशन में, मतलब जब से ये नए सिलेबस आए तब से मतलब ज्यादा चेंज नहीं हुई, प्रेपरेशन में ज्यादा चेंज नहीं हुई। कुछ टाइम पहले आपने अपनी प्रिपरेशन में शॉर्ट नोट्स डिस्कस किए थे, तो शॉर्ट नोट्स स्टूडेंट को बनाने चाहिए और कैसे बनाने चाहिए, क्योंकि जो मेन नोट्स है वो काफी डिटेल में होते हैं, तो क्या आपका शॉर्ट नोट्स के बारे में ओपिनियन? शार्ट नोट्स में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शार्ट नोट्स मस्ट है, क्योंकि मतलब जब लास्ट में आते हैं, लास्ट के जो 2 मंथ्स होते हैं ना, इंसान 10 लेसन भी एक दिन में 10 लेसन भी रिवाइज कर सकता है फिजिक्स के। बस उनके फार्मूले बस पन्ने पलटने हैं, फार्मूले देखने हैं। मुझे लग रहा है कि शार्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शार्ट नोट्स मैंने जब जब मैंने टीचर के नोट्स को लगभग 3-4 टाइम्स रिवीजन किया था, उसके बाद मैंने मतलब जनवरी में शार्ट नोट्स बनाना शुरू किए थे। उसमें वही-वही इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट किए थे और फार्मूला वगैरह नोट किए थे, और जो भी टेस्ट में क्वेश्चन गलत होता था, मतलब वो एक पेज ब्लैंक रखा था शार्ट नोट्स में, वही नोट कर रहा, वही क्वेश्चन उस क्वेश्चन का क्या कांसेप्ट है, वही-वही नोट कर रहा था मैं। ठीक है, ये तो बात हो गई शॉर्ट नोट्स की। अगर मेन सिलेबस की बात करें तो आपने नीट से कितने महीने पहले अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिया था, और फिर तीनों सब्जेक्ट्स में आपने रफली कितने रिवीजन किए होंगे पूरे सिलेबस के? सिलेबस मैंने कंप्लीट किया था जनवरी एंड में, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था। जनवरी एंड मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, और जो मैंने रिवीजन किए थे इनऑर्गेनिक वगैरह, मतलब एटलीस्ट 5 टाइम्स मैंने रिवीजन किया होगा, मतलब 5 to 8 टाइम्स मैंने रिवीजन किया होगा सबका, फिजिक्स का भी, सब सब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबका मैंने लगभग 5 to 10 टाइम्स रिवीजन किया होगा। तो आप सिलेबस कंप्लीशन की बात कर रहे थे, बैकलॉग्स आपकी प्रिपरेशन में कभी आए थे? हाँ, बैकलॉग्स आए थे, मतलब अक्टूबर एंडिंग में थोड़े थोड़े बैकलॉग्स आए थे, बट मतलब वो जो मतलब फिर वो मैंने कोप अप किया था। ठीक है, आप अपने 11th 12th क्लास में डमी स्कूलिंग कर रहे थे या रेगुलर स्कूल जाते थे? मतलब मैंने बस 11th में बॉयज हायर सेकेंडरी में एडमिशन किया, फिर लॉकडाउन हुआ, मैंने देखी नहीं बॉयज हायर सेकेंडरी, देखी नहीं मैंने, अपना क्लासरूम भी नहीं देखा, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। लॉकडाउन वाले स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो अब लेट्स से कि कोई फ्यूचर एस्पिरेंट है, वो डिसाइड करता है कि उसको अपने एग्जाम में 720 स्कोर करना है, तो 720 स्कोर करने के लिए आपके हिसाब से उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए जनरली, और क्या मिस्टेक्स हैं जो उसको अवॉइड करनी चाहिए? मुझे जो मिस्टेक्स हैं वो यही है कि मल्टीपल रिसोर्स, मतलब जितना आप रिसोर्स लिमिटेड रखोगे उतना मतलब सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, जितनी आप कंसाइज मटेरियल करोगे। कुछ टाइम पहले आपने डिस्ट्रैक्ट होने की बात की थी, तो आजकल काफी सारी डिस्ट्रैक्शंस है स्टूडेंट के पास, जिससे एग्जाम से दूर चला जाता है। तो कैसे इंसान डिस्ट्रैक्शंस मैनेज कर सकता है? सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में, जिसमें क्या लगता है आपको कि उस पर इंसान को अवेलेबल रहना चाहिए, या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान फोकस कर सकता है अपने एग्जाम? अगर पर्सनली अपना कहूँ कि अभी तक मैंने फ़ोन नहीं रखा था, पर्सनल फ़ोन मुझे अभी तक नहीं है। इसलिए मेरा मेरा कोई अकाउंट वैकाउंट था नहीं, ना ही फ़ेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम कोई अकाउंट था नहीं। हाँ, लेकिन कभी-कभी क्या होता था कि यूट्यूब होता था लैपटॉप पे, मैं क्लास करता था यूट्यूब पे, कभी कुछ मतलब कभी कुछ शॉर्ट्स-वार्ट्स देख रहे थे जब भी कुछ टेंशन-वेंशन होता है। लेकिन अगर आप 5-10 मिनट मतलब वो ज़्यादा मैटर नहीं करता 5-10 मिनट, लेकिन
फिर कोई कुछ करते हैं कि पूरा दिन शॉर्ट्स देखते देखते ही जाते हैं पूरे दिन में, फिर अपना दिन वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड नीट के लिए पढ़ रहे हो, आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए सोशल मीडिया वगैरह, बिल्कुल बंद करना चाहिए। तो मॉक टेस्ट के बारे में बात करते हैं। मॉक टेस्ट में आपकी ओएमआर फिलिंग और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या थी? मेरी मॉक टेस्ट में जो स्ट्रेटजी थी वो ये, पहले मैं बॉटनी कर रहा था, उसके बाद ज़ूलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। वो ओएमआर में मतलब पहले जब बॉटनी कंप्लीट की थी फिर उसकी ओएमआर, फिर ज़ूलॉजी, फिर उसकी ओएमआर, ऐसे ही केमिस्ट्री और बायो, मतलब एक एक सेक्शन कंप्लीट कर रहा था, उसी उसी का ओएमआर भर रहा था। मेरा ये था कि रन टू द एंड में, मतलब किसी क्वेश्चन पे मतलब 30 सेकंड से ज्यादा में किसी क्वेश्चन पे अटकता नहीं था। मुझे यही था कि ब्रीथिंग से क्वेश्चन, मतलब वो ब्रीथिंग से क्वेश्चन डिफिकल्ट आ सकता है, लेकिन रोटेशन वाला जो क्वेश्चन वो 200 वाला होगा, वो इजी होगा। इसलिए मेरी जो खुद की जो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी वो यही थी कि रन टू द एंड, मतलब सीधा सीधा चलो, मतलब किसी क्वेश्चन पे अटकना नहीं। ठीक है, तो कितने टाइम में आप बायोलॉजी कंप्लीट करते थे, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स? टेस्ट में जो मैं कंप्लीट कर रहा था 50 टू 55 मिनट में मेरी होती थी बायो, मतलब बॉटनी जूलॉजी दोनों होती थी। केमिस्ट्री होती थी 45-50 मिनट्स केमिस्ट्री होती थी, बाकी टाइम जो बचता था वो तो फिजिक्स के लिए। ठीक है। अब आप कई सारे मॉक टेस्ट देते होंगे एग्जाम से पहले, तो क्या आपका स्कोर रहता था मॉक टेस्ट में? किस तरह एग्जाम तक नजदीक आते आते वो चेंज हुआ? और फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि मॉक टेस्ट में स्कोर में बढ़ाना है या फिर मेंटेन करना है वो सारी चीजें? मैंने जब पहला मार्क टेस्ट दिया वो 15 अक्टूबर, मुझे याद है अभी भी है, 15 अक्टूबर मैंने पहला मार्क टेस्ट दिया था, उसमें मेरा स्कोर आया था 531। मुझे अभी भी याद है वो 531 पहला पहला जब मार्क टेस्ट हुआ था नीट का, मतलब 531 आया था। फिर ज्यूरिंग प्रेपरेशन थोड़ा मतलब स्कोर इंक्रीज भी हुआ था कभी कभार, मतलब एक बार मुझे 484 भी आया था। उस बार मतलब मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हुआ था, मुझे लग रहा था कि नहीं, अब नहीं होगा, अब मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। बट क्या है कि हम हमें जब भी मॉक टेस्ट में स्कोर कम आता है, हम डिमोटिवेट जल्दी होते थे। हम फिर पूरा दिन, अगला दिन जो होता है, हम वेस्ट कर रहे थे, हम पूरी एनालिसिस भी नहीं पेपर की कर रहे हैं फिर। जहाँ तक अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे लग रहा है कि मार्क टेस्ट का स्कोर ये वो मैटर नहीं करता कि आपका नीट का स्कोर क्या आएगा। मार्क टेस्ट सिर्फ वो एक आईना है, वो आपको दिखा रहा है कि मतलब कहाँ कहाँ मिस्टेक आप कर रहे हो, कहाँ कहाँ आपको कंसेप्ट वीक है, कंसेप्ट कहाँ-कहाँ वीक है आपको, वही। बाकी जो है मतलब चे ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो हाईएस्ट स्कोर मेरा रहा है वो 74 रहा है मार्क टेस्ट में। वो मतलब नीट से 15 के 20 दिन पहले मुझे 74 आया, वो हाईएस्ट स्कोर था। और ऑन एन एवरेज जो था वो 610 600 था। अब जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आया, लेट से एक दो दिन पहले नीट के और फिर नीट से एक दिन पहले, तब आपकी फीलिंग क्या थी और क्या आपका प्लान था उस दिन का? नीट से मतलब 1 आवर या 2 आवर पहले, मतलब मैं बिल्कुल कूल था, मतलब मैंने कोई टेंशन नहीं ली थी, मतलब क्या होगा वो मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि हमारा एक कपिल सर है, उसने कहा था कि आप टेंशन ही मत लो। आप ये सोचो कि जो होगा अच्छा ही होगा, बाकी आप कोई टेंशन ही मत लो। मैं वही सोच रहा था कि नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है। जो मैंने जो मैंने पढ़ा है इंशाल्लाह वही आएगा, मतलब मुझे अपना बेस्ट देना है एग्ज़ाम में। फिर जब पेपर फिर जब पेपर मिला 2 पीएम पे, फिर जब पेपर मिला, फिर मैंने स्टार्ट की थी बायो, बॉटनी से मैंने स्टार्ट की थी। मुझे अभी भी याद है 55 मिनट में मैं पूरी बायोलॉजी कर रहा था। बट मैंने बायोलॉजी पूरी की थी 55 मिनट में, फिर उसमें भी 12 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे। पहले राउंड में फिर मैंने 12 क्वेश्चन छोड़े थे। बट मैंने कोई टेंशन नहीं लिया था कि नहीं, अब मुझे 12 क्वेश्चन है, मुझे ये करने हैं। मैंने वो टेंशन वगैरह कुछ नहीं लिया था। मैं सीधा चलता गया। फिर जब केमिस्ट्री में आया, केमिस्ट्री में मुझे 40 मिनट में सारी केमिस्ट्री मेरी कंप्लीट हुई थी। बस एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही रखा था, बाकी मैंने केमिस्ट्री कंप्लीट की थी। फिर फिजिक्स पे बाकी जो टाइम बचा था वो फिजिक्स पे किया। लेकिन बिल्कुल कूल से मैंने किया। मुझे ये टेंशन नहीं था कि नहीं, मुझे अब वो ये वो मतलब वो दिमाग में खिचड़ी नहीं पकाई मैंने वो। फिर वो बहुत सारे का पेपर ही खराब होता है जब उनको टेंशन होती है कि अब मुझे ये क्वेश्चन रहा, अब मुझे वो क्वेश्चन रहा। बिल्कुल कूल माइंडेड के साथ में फिर जब मैं निकला एग्जाम से बाहर, मैंने पहली बात जो मैंने भैया को बोली, वो मैंने उसको बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो गई और मुझे कोई ओएमआर मिस्टेक नहीं हुई थी। कोई ओएमआर नहीं मिस्टेक हुई, क्योंकि मुझे हर किसी टेस्ट में 2 या 3 ओएमआर मिस्टेक होती थी। ठीक है। तो अब जब एग्जाम खत्म हो गया है और आप इस एग्जाम वाली प्रिपरेशन फेज से निकल चुके हैं, तो अब आपकी इन दिनों लाइफ कैसे चेंज हुई है और क्या करते रहते हैं आप आजकल?
मतलब लाइफ तो ज़्यादा चेंज नहीं हुई, बट थोड़ा मतलब वो थोड़ी-सी चेंजेस आते हैं, ज़्यादा भी चेंजेस नहीं आते हैं। और आजकल में मतलब यही फैमिली यहाँ ही घर में ही होता है, कुछ थोड़ा-थोड़ा काम होता है घर में, वही कर रहे हैं आजकल। ठीक है। तो प्रिपरेशन के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है हमने कर लिए हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले तो आप कोई एक ऐसा इंसान बताइए जिसने आपको इस पूरी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा मोटिवेट या हेल्प किया हो। एक तो एमआर सर और दूसरा कपिल सर। मतलब कपिल सर हमें सुबह सवेरे वीडियो कॉल कर रहा था कि वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा था। वो नीट प्रेप का था। और एमआर सर को क्या ही बोले, एमआर सर लेक्चर के दौरान ही पूरा मोटिवेशन दे रहा था। फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। एस्पिरेंट्स के लिए मेरी यही एडवाइस है कि अपने आप पर बिलीव रखे, कोई भी डिमांड में ना हो और अच्छी तरह से मेहनत करे। आपकी प्रिपरेशन में कोई साइड हॉबी थी आपकी? पर्टिकुलरली कोई साइड हॉबी नहीं थी, बट अप टू दिसंबर में क्या कर रहा था मैं, मतलब डॉक्टर मंजूर अहमद मीर जो है ना, जो श्रीनगर का है, डॉक्टर मंजूर अहमद मीर को इस्लामिक वीडियो वहाँ एक आ रखा था इस्लामिक वीडियो के लिए, बाकी कोई साइड हॉबी नहीं। ठीक है। नीट के लिए पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है? पीवाईक्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे ही पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब क्या एग्ज़ामिनर का क्या सोचे क्वेश्चन बनाने के, या मतलब कभी-कभार आते हैं पीवाईक्यू, मतलब सीधे वैल्यू चेंज करके आते हैं। बट ज़रूरी है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप ट्राई करो। मतलब कुछ बहुत सारे कर रहे हैं, सिर्फ पीवाईक्यू कर रहे हैं। पीवाईक्यू भी इम्पोर्टेंट है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जो वाक़ई है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अब नीट 2024 पेपर का अगर आपको एक सब्जेक्ट वाइज रिव्यू देना हो तो क्या डिफिकल्टी रेट करेंगे आप? मैंने वैसे डिफ़िकल्टी किसी में मुझे मुझे नहीं लगा कि डिफ़िकल्टी, बट फिज़िक्स में मुझे 3 क्वेश्चन जो हैं सिली मिस्टेक से गलत हुए, मतलब 3 क्वेश्चन। मुझे लगता है जितने क्वेश्चंस हमें पूछने थे हम पूछ चुके हैं। अब आप इस वीडियो को जैसे आपकी मर्जी हो कंक्लूजन में कुछ कहकर कंक्लूड कीजिए। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पहले अल्लाह ताला पे भरोसा रखो। अगर मतलब आप किसी कुछ भी काम कर रहे हो, आपको मतलब पहले दिखेगा कि नहीं, इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन एंड होता है। मतलब ये इंसान को लगता है कि मतलब मेरे से नहीं होगा, या बहुत सारे लोग आएँगे आपको बोलेंगे नहीं होगा। लेकिन आपको अपने आप पर बिलीव रखना है। ठीक है जैद, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। आई एम श्योर आपने जो भी एडवाइस और जो भी बातें इस डिस्कशन में करी हैं काफी सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आपके रिजल्ट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम विश करते हैं कि आपको आगे कॉलेज प्रेफरेंस और जो कॉलेज सिलेक्शन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। What just happened?